नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज बात करेंगे हम लोग घटना चक्र की 46 नंबर टॉपिक सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थ्योरी की, उसके बाद बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा अर्थात आईसीएस में उत्तीर्ण हुए, इंपीरियल सिविल सर्विस में उत्तीर्ण हुए। बाद में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1938 एवं 1939 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, जो आईसीएस है आज के समय में आईएएस से इससे कंपेरिजन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बाद में ध्यान रखिएगा इससे त्याग पत्र दे दिया था, ज्वाइन, ठीक है, नहीं किया। वर्ष 1838 एवं 1839 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब आपको ध्यान होगा 1939 में, ठीक है, इसी के आसपास जो त्रिपुरी जो संकट हुआ था, जिसमें एक गांधीवादी नेता पट्टाभी रामी सीतारमैया को कांग्रेस के उम्मीदवारी को लेके जो भी वहाँ पे, ठीक है, अध्यक्ष पद को लेके जो वोटिंग हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। गांधी जी नाराज भी हो गए थे उसमें, इसीलिए वहाँ से उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र ही दे दिया, जीतने के बाद त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की जाके अपनी स्थापना की। उसके बाद से 1942 में वे जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर, ध्यान रखिएगा, द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पर्चे में छपवाते थे तथा भाषण यहाँ पे देते थे। वर्ष 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई हेतु गठित करने की सहमति प्रदान कर दी। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान यहाँ पे पकड़े गए। भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया गया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटेन सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। जापानियों ने जब भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह के सुपुर्द कर दिया तो वे उन लोगों को आज़ाद हिंद फौज में यहीं से भर्ती करने लगे। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मलय माने मलेशिया के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल एलवी फिट्जपैट्रिक जापान के युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। तो थोड़ा सा तथ्यात्मक कुछ नाम है, आप लोग ध्यान से देखते चलिए। जापान के मेजर आईवाची फुजिवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए। फरवरी मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को यहाँ पे शामिल किया गया था।
स्पष्ट है कि INA का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं फूजीवारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, इसका मतलब आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप यहाँ पे ब्रिटिश मलय का ये भी एक अंग था। उपनिवेश समझ रहे हैं ना, ब्रिटिश उपनिवेश का ये भी एक अंग हुआ करता था उस समय सिंगापुर। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे। इसमें पहला है फेडरेटेड मलय, दूसरा है अनफेडरेटेड मलय तथा तीसरा है स्टेट्स सेटलमेंट। तृतीय यानी स्टेट सेटलमेंट्स के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो चारों क्षेत्र इस प्रकार है। पहला है मलक्का, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। उसके बाद है डिंडिंग, वर्तमान में मलेशिया की पेराक राज्य का एक जिला है। तीसरा है पेनांग, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। चौथा सिंगापुर, अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। सिंगापुर का जो करेंट में काफ़ी ठीक है चर्चा में रहता है, ध्यान से देखते चलिए। 9 अगस्त 1945 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया तथा इसी दिन से स्वतंत्र देश बना है। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के गठन हुआ तब वह मलय का हिस्सा था। सिंगापुर में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ाद को आज हम अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, पूरी तरीके से जैसे बलि वगैरह दिया जाता है, जो अपना सिर काट कर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। और यहीं पे उन्होंने बोला, एक फेमस कोट है यहाँ पे, खतरनाक, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने उसी समय दिया हुआ है, सबको पता है, लेकिन कहाँ दिया ये आप लोगों को ठीक है अब पता हो गया। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था तथा आज यह सारे देश का नारा हो गया। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्त प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह एवं शाहनवाज को फांसी की इसमें सजा भी दी गई तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, बहुत फेमस नाम है, कैलाश नाथ काटजू, अरोड़ा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू इसमें सबसे प्रमुख है। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेजी से प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर उस समय ठीक है जो वायसराय था वेवेल ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड को ठीक है सजा को यहाँ पे माफ़ कर दिया गया, क्योंकि इन्हें मृत्युदंड देने का मतलब था कि उस समय नेशनलिज्म का भाव, इमोशनल सेंटिमेंट का भाव पूरी तरीके से देश की जनता का आज़ाद हिंद फौज के लोगों के साथ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्य विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। अब आइए इसी संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? बहुत आसान सा सवाल है, कटक में हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म
23 जनवरी 1857 को उड़ीसा के कटक में। 1919 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा ICS में उत्तीर्ण हुए। 1938 में उन्होंने हरिपुरा एवं वर्ष 1939 में त्रिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यहीं से त्रिपुरी संकट जाना जाता है। वर्ष 1939 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। तो एक ही साथ देखिए, बार बार रिपीट होगा, ठीक है, या आप लोग एक ही जगह देख लीजिए ताकि बार बार इसको देखना नहीं पड़े आपको। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? वो स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की। क्वेश्चन नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? 1939 में इन्होंने किया, जब त्रिपुरी, ठीक है, वहाँ से जब इन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद त्याग दे दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। INA यहाँ पे मानसिक पुत्र था। किसका ये मानसिक पुत्र था? आप लोग ध्यान से देखिए। तो पहला तो हो जाएगा ज्ञानी प्रीतम सिंह और दूसरा हो जाएगा मेजर आईवाची फुजीवारा का। तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 और 4। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे वर्ष 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल LV फिट्जपैट्रिक जापान के युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह की जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। ज्ञानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे और बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत थे। श्री प्रीतम सिंह जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। वस्तुतः जापान के मेजर आईवाची फुजीवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल कांग्रेस आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए। फरवरी मार्च 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को यहाँ पे शामिल किया गया। इसीलिए स्पष्ट है कि INA का जो विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं फुजीवारा ने ही दिया था, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 6, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? ये तो ध्यान रखिएगा, मोहन सिंह की दिमाग की उपज थी। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? मोहन सिंह ने सुझाया था। ध्यान रखिएगा, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा का नाम विकल्पों में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अभीष्ट उत्तर दिया जा रहा है। वैकल्पिक उत्तर में मोहन सिंह ही होगा, लेकिन ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा है, तो इनको पहले मार्क कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो INA की स्थापना हुई थी वर्ष 1942 में। कह रहा है कि व्यवहारिक तौर पे सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मार्च-अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था, किंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मलक क्षेत्र में भारतीय द्वारा अपनी राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एवं काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधि समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिससे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अधिक्षण का दायित्व सौंपा गया। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि KBK मेनन, इसके अलावा निधाम राघवन नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह एवं गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण 1942 में मोहन सिंह ने INA के विघटन की घोषणा कर दी।
किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। आईएनए का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुविधा के लिए देखिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ही हिंदी में आज़ाद फौज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? ध्यान रखिएगा, मोहन सिंह, बहुत फेमस नाम है मोहन सिंह। औपचारिक गठन देख पा रहे 1 सितंबर 1942 को हुआ था। उस समय इसके जो प्रथम सेनापति मोहन सिंह बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी किस डेट को? बहुत ही डेट इंपॉर्टेंट है। 21 अक्टूबर 1943 को यहाँ पे की गई थी। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 11, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की 21 अक्टूबर 1943 को घोषणा की। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। कब आई थी? तो तत्कालीन, उस समय ध्यान रखिएगा, मलय में आई हुई थी। आज़ाद हिंद फौज के गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। तो उस समय देखिए यहाँ पे सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। सारा ये चीज़ ठीक है, मैंने आप लोगों को ऊपर करा दिया है। चारों क्षेत्रों का नाम आप लोग देख लीजिएगा। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? किसने दिया हुआ था? रास बिहारी बोस के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो पहुँचे। उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? ध्यान रखिएगा, रंगून में। रंगून में अभी इस पर मूवी भी बनी हुई थी। नेक्स्ट 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? तो आज़ाद हिंद से फौज जो जुड़े नहीं थे यही थे बीसी दत्त। ध्यान रखिएगा, बीसी दत्त। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह एवं शाह नवाज को फांसी दी गई तथा रशीद अली को 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। बीसी दत्त आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 16, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? बहुत फेमस नाम है शीलभद्र याजी। ध्यान रखिएगा, शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी ये जुड़े रहे। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया। तो सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे, भाषण देते थे। 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को यहाँ पे मान्यता दी थी कि भाई भारत में ठीक है आज़ाद हिंद सरकार यहाँ पे चल रही है। सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी गई। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया गया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19,
इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की जो स्थापना की गई थी, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना की गई। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की, ठीक, कमांडर थे। आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड थे, जैसे कि सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यहाँ पे कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, जय हिंद किसका नारा था? तो जय हिंद जो नारा था, सुभाष चंद्र बोस का ही यहाँ पे नारा था। यह आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था, जय हिंद, तथा आज यह सारे देश का नारा हो गया है। बोलते हैं ना जय हिंद, देखिए कहाँ से निकल के, आज़ाद हिंद फौज से निकल के आया हुआ है। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत फेमस डेट है यहाँ पे, 12 नवंबर 1945 को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, आज़ाद हिंद फौज के किस शासक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? उनका नाम था राशिद अली। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने 1945 में दिल्ली के लाल किले पर उन पर मुकदमा चलाया। 3 अभियुक्त थे इसमें, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह एवं शाहनवाज को फांसी की सजा दी गई। राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। इसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर वेवेल ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर मुकदमा का यहाँ पे सामना नहीं किया? उनका नाम है यहाँ पे मोहन सिंह, ध्यान रखिएगा, मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी मोहन सिंह ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेजी सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया, जिसमें एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख, ध्यान रखिएगा, वो एक साथ अभियुक्त बनाया गया। बचाव पक्ष की ओर से इन वकीलों का नाम याद रखिएगा, भूला नाथ, ठीक है, भूला भाई देसाई हैं, तेज बहादुर सप्रू और नेहरू वकील थे। नेहरू ने 25 वर्ष बाद बैरिस्ट्री का अपना लबादा पहना हुआ था और इसके देशव्यापी विरोध में मुस्लिम लीग भी सम्मिलित हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो इसमें तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो यहाँ पे वकील का नाम पूछ रहा है, कह रहा है कि लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की जो अध्यक्षता की थी, उनका नाम था भूला भाई देसाई, और बाकी 3 तो वकीलें हैं ही यहाँ पे। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे के पक्ष में उनके निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो जो वकालत की थी उसमें बहुत फेमस नाम था, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? न किसने नहीं की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नहीं की गई थी। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील थे? तो प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के जो वकील थे उस समय, ध्यान रखिएगा, भूला न भाई देसाई। नेक्स्ट 20 नंबर, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में, ठीक है, पेश हुए वकील थे, उनका नाम यहाँ पे क्या था? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, उनका जो पेश हुए वकील का जो नाम था यहाँ पे हो जाएगा भूला भाई देसाई। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग यहाँ पे चलाया गया था। कब चलाया गया था? वर्ष 1945 में ही चलाया गया था। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, लाल किला में चलाया गया था, ध्यान रखिएगा, दिल्ली पे। इसी में देखिए यहाँ पे, ठीक है, 3 जो लोग थे, किस पे चलाया गया था? मेजर शाहनवाज, रिपीट हो रहा है, कर्नल गुरुदयार सिंह ढिल्लों, कर्नल प्रेम सहगल थे, ठीक है, और बचाव पक्ष में वकीलों का
नेतृत्व भूला भाई देसाई ने किया था और इनके साथ साथ 3 वकील भी थे। वर्ष 1945 के प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित में से थी। अब यहाँ पे सजाना है आपको, ठीक है, क्रम से सजाना है। 1945 में सबसे पहले कौन घटना हुआ था, इस तरह का प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम इंपॉर्टेंट में मार्क कीजिए, ये रिपीट यहाँ पे हो सकता है। तो पहला तो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा वेवेल योजना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखते चलिए। उसके बाद हो जाएगा, ठीक है, शिमला सम्मेलन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा नौसेना विद्रोह। उसके बाद हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज यहाँ पे मुकदमा, ठीक है। लेकिन इसमें एक समस्या क्या है, यहाँ पे एक हो जाएगा, दो पहले हुआ है मेरे ख्याल से आज़ाद हिंद फौज मुकदमा हुआ, उसके बाद लास्ट में हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नौसेना विद्रोह 1946 के आसपास हुआ है, 1946 के ये आसपास हुआ है, ठीक है। तो 1, 2, 4 और 3, 1, 2, 4 और 3, ये तो झारखंड के पेपर जैसा हो गया, यहाँ भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया भी है, देख पा रहे हैं, ठीक है। वेवेल योजना है 1945 में, शिमला सम्मेलन 1945 में, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा नवंबर 1945 में, लेकिन नौसेना जो विद्रोह हुआ है 1946 में, इसका मतलब करेक्ट उत्तर 1, 2, 4 और 3, कोई करेक्ट उत्तर दिया नहीं है। आयोग ने क्या मान लिया, सी मान लिया है, देखिए, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था, तो सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु CR दास था, जैसे महात्मा गांधी के, ठीक है, जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवादी विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। उनका नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू। तो ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट प्रश्न यही था। कल हम लोग बात करेंगे कैबिनेट मिशन की, जो अब देखिए जितना, ठीक है, अंत तक चैप्टर जाएगा, कैबिनेट मिशन हो जाएगा, संविधान सभा हो जाएगा, ये सारे ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल मिलते हैं हम लोग कैबिनेट मिशन योजना के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।